हेलो गाइस आज की हमारी वीडियो में हम इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 का एक और बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं, एक्सेप्टेंस क्या होती है। जैसे हमने ऑफर डिस्कस किया, अगर आपने हमारी वो वीडियो नहीं देखी है तो आप देख सकते हैं। हमने ऑफर को डिस्कस कर लिया है, ऑफर के टाइप्स को डिस्कस कर लिया है, रेवोकेशन ऑफ ऑफर क्या होता है, इनविटेशन टू ट्रेड क्या होती है, इनविटेशन टू ऑफर क्या होता है, सब कुछ डिस्कस कर लिया ऑफर के बारे में। हमने कॉन्ट्रैक्ट एंड इट्स एसेंशियल एलिमेंट डिस्कस कर लिए हैं, कॉन्ट्रैक्ट और एग्रीमेंट में क्या डिफरेंस होता है वो डिस्कस कर लिया है। आज हम एक्सेप्टेंस के बारे में डिस्कस करेंगे। तो गाइस अगर आपने हमारी वो वीडियो नहीं देखी है तो आपको करना क्या है, अगर आप देखना चाहते हो तो आप हमारे एक चैनल की प्लेलिस्ट में जाएं, वहाँ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की प्लेलिस्ट मिलेगी, क्लिक करें, वहाँ सारी वीडियो हैं, थंबनेल लगे हुए हैं, जो वीडियो आपको चाहिए आप देख सकते हैं। तो गाइस अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आपसे हाथ जोड़ के विनम्र प्रार्थना है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो अच्छी लगे वीडियो को लाइक जरूर करें, अपना प्यार दें, यही हमारी आपसे रिक्वेस्ट है। तो आइए दोस्तों इसके साथ आज की वीडियो को शुरू करते हैं। हाँ जी गाइज, तो गाइज मैंने आपको बताया ही था कि जब एक पार्टी ऑफर बनाती है, ऑफर मतलब प्रपोजल करती है किसी दूसरी पार्टी को, और दूसरी पार्टी उस प्रपोजल को एक्सेप्ट कर लेती है, एक्सेप्टेंस दे देती है दूसरी पार्टी, तो उनके बीच क्या बन जाता है, एक एग्रीमेंट बन जाता है। और अगर वही एग्रीमेंट एनफोर्सेबल बाय लॉ हो तो वो कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है। तो हमने ऑफर के बारे में पूरे डिटेल में डिस्कस कर लिया है, अब हम एक्सेप्टेंस के बारे में पढ़ेंगे। तो एक्सेप्टेंस की बात की जाए तो उसका जो सेक्शन 2B है वो कहीं ना कहीं एक्सेप्टेंस के बारे में बात करता है। 2B बोलता है कि जब कोई एक व्यक्ति किसी दूसरे बंदे को प्रपोजल कर बनाता है और दूसरा बंदा उस प्रपोजल पे अपनी असेंट दे देता है, अपनी सहमति दे देता है, तो यह माना जाता है कि ऑफर को एक्सेप्ट कर लिया गया है, अर्थात एक्सेप्टेंस हो गई है। जैसे मैं मुकेश सर को बोलता हूँ, मुकेश सर अपने ब्रदर को बोलता हूँ कि मुकेश सर क्या आप मेरी वॉच, मेरी घड़ी 5,000 रुपये में लोगे, और मुकेश सर ने बोल दिया हाँ जी मैं लूंगा, तो मतलब मुकेश सर ने मेरे ऑफर को एक्सेप्ट कर लिया, उन्होंने एक्सेप्टेंस दे दी। तो यही होती है एक्सेप्टेंस। सेक्शन 2B क्या बोलता है, व्हेन द पर्सन टू हुम द प्रपोजल इज मेड, जिस बंदे को प्रपोजल बनाया गया हो वो बंदा अपनी सहमति दे देता है, सिग्निफाई कर देता है, कम्युनिकेट कर देता है अपनी सहमति, अपनी असेंट को, द प्रपोजल इज सेड टू बी एक्सेप्टेड, तो माना जाता है प्रपोजल एक्सेप्ट हो गया है। और जैसे ही प्रपोजल एक्सेप्ट होता है तो इट बिकम्स प्रोमिस, इसको प्रोमिस बोला जाता है। तो अगर एग्जाम में आपको पूछ लेते हैं कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्रोमिस, तो सेक्शन 2B डिफाइन करता है प्रोमिस को। प्रोमिस का मतलब होता है कि व्हेन द पर्सन टू हुम द ऑफर वाज मेड आल्सो सिग्निफाई हिज असेंट, द ऑफर इज सेड टू बी एक्सेप्टेड, व्हेन द ऑफर इज एक्सेप्टेड इट इज कॉल्ड प्रोमिस। प्रोमिस बन गया ना। जैसे मैंने मुकेश को बोला मुकेश सर मेरा 5,000 रुपये में मोबाइल फोन लेना चाहोगे, मैंने ऑफर किया, मुकेश सर ने बोला हाँ मैं लेना चाहूंगा, एक्सेप्टेंस दे दी। जब एक्सेप्टेंस होगी तो प्रपोजल प्लस एक्सेप्टेंस इज इक्वल टू प्रोमिस, तो प्रोमिस बन गया। तो प्रोमिस कैसे बनता है, प्रपोजल प्लस एक्सेप्टेंस, प्रपोजल प्लस एक्सेप्टेंस प्लस कंसीडरेशन से क्या बन जाता है, एग्रीमेंट बन जाता है। मैंने पहली वीडियो में आपको बता रखा है। तो प्रपोजल प्लस एक्सेप्टेंस से प्रोमिस बन जाता है। तो प्रोमिस ये होता है, प्रोमिस अगर आपको पूछे आप लिख सकते हैं। अब आती है बात कि द पर्सन हु एक्सेप्ट द ऑफर इज नोन एज द प्रोमिसी, ये भी पेपर में आ सकता है। तो जो बंदा प्रोमिस को ऑफर को एक्सेप्ट कर लेता है उसको प्रोमिसी बोला जाता है। देखो प्रोमिस जो है वो सेक्शन 2B में डिफाइन है, प्रोमिसी 2B में डिफाइन नहीं है, मेरी बात याद रखना, प्रोमिसी 2C में होगा। सेक्शन 2C जो है, सेक्शन 2C इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का आप देख लेना, वो प्रोमिसर और प्रोमिसी की बात करता है। तो प्रोमिसी का मतलब होता है ऐसा पर्सन जो ऑफर को एक्सेप्ट कर लेता है, जो एक्सेप्टेंस देता है, तो प्रोमिसी होता है। और जो ऑफर बनाने वाला होता है, जो प्रपोजल बनाने वाला होता है, वो होता है प्रोमिसर। क्या होता है, प्रोमिसर। और ये प्रोमिसर और प्रोमिसी के बारे में सेक्शन 2C बताता है। देखो जैसे कि एक्सेप्टेंस, जैसे प्रपोजल को रिवोक किया जाता है वैसे एक्सेप्टेंस को भी रिवोक किया जा सकता है। एक्सेप्टेंस वंस मेड कैन बी रिवोक्ड, रिवोक की जा सकती है। बट एज सून एज एक्सेप्टेंस ऑफ एनी प्रपोजल इज कम्युनिकेटेड देन इट कैन नॉट बी रिवोक्ड। मतलब एक्सेप्टेंस को रिवोक तो किया जा सकता है, पर एज सून एज किसी ऑफर की एक्सेप्टेंस कम्युनिकेट हो गई ऑफरर को,
तो फिर वो रिवोक नहीं की जा सकती। जैसे मैं मुकेश सर को बोलता हूँ कि क्या मेरा मोबाइल फ़ोन 10,000 रुपये में लोगे, मुकेश सर बोलते हैं हाँ मैं आपका मोबाइल फ़ोन 10,000 रुपये में लूँगा, मतलब उन्होंने एक्सेप्टेंस की और मुझे कम्युनिकेट भी कर दी, मुझे बता भी दिया लूँगा। अब मुकेश सर जो है अपनी एक्सेप्टेंस को रिवोक नहीं कर सकते, एक्सेप्टेंस कम्युनिकेट हो गई है। अगर मुकेश सर ने कम्युनिकेट नहीं की होती तो कम्युनिकेशन से पहले वो कभी भी रिवोक कर सकते थे, उनके पास चॉइस थी। तो ये होता है, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे आगे कि इसेंशियल्स ऑफ वैलिड एक्सेप्टेंस क्या है। एक एक्सेप्टेंस को वैलिड करना है तो उसके लिए क्या क्या इसेंशियल चीज़ें जरूरी है। तो सबसे पहली जो चीज़ जरूरी है वो है एक्सेप्टेंस मस्ट बी कम्युनिकेटेड। पहली बात तो आपको ये पता होनी चाहिए कि एक्सेप्टेंस कम्युनिकेट होनी चाहिए। जैसे मैंने मुकेश सर को बोला कि मुकेश सर मैं अपना रेडियो आपको 5,000 रुपये में बेचना चाहता हूँ। मुकेश सर मेरा रेडियो लेना चाहते हैं पर मन में सोचे जा रहे हैं हाँ मैं लूँगा, मैं लेना चाहता हूँ। एक्सेप्टेंस तो दे रहे हैं, मन में सोच रहे हैं, कम्युनिकेट नहीं कर रहे, तो वह वैलिड एक्सेप्टेंस नहीं मानी जाएगी। उनको मुझे बताना पड़ेगा, कम्युनिकेट करना पड़ेगा। और इसी चीज़ से ये केस डील करता है फेल्टहाउस वर्सेस बिंडले। इस केस में कोर्ट ने क्या बोला था, मेंटल एक्सेप्टेंस इज नो एक्सेप्टेंस इफ एनीबडी एक्सेप्ट एनी ऑफर इन हिज माइंड ओनली देन दैट एक्सेप्टेंस इज नॉट वैलिड एक्सेप्टेंस। ये वैलिड एक्सेप्टेंस नहीं मानी जाएगी। फेल्टहाउस वर्सेस बिंडले का केस याद रखना है। दूसरा क्या है, दूसरी बात है एक्सेप्टेंस शुड बी कम्युनिकेटेड बाय द ऑफरी टू द ऑफरर। बाय द ऑफरी टू द ऑफरर का मतलब क्या हुआ, जैसे ए ने बी को ऑफर बनाया कि क्या मेरा मोबाइल फोन 5,000 रुपये में लेगा, तो ए हो गया ऑफरर, बी हो गया ऑफरी। तो अगर बी उस प्रपोजल को एक्सेप्ट करना चाहता है, एक्सेप्टेंस कम्युनिकेट करना चाहता है, तो तभी वैलिड मानी जाएगी। अगर बी खुद ए को बोलेगा हाँ मैं लेना चाहता हूं, या फिर बी का कोई ऑथराइज्ड एजेंट, बी ने एजेंट बना रखा है, वो बोलता है ए को जाकर कि हाँ मैं मोबाइल फोन लेना चाहता हूं, तभी वैलिड एक्सेप्टेंस मानी जाएगी। अगर ए बी को ऑफर बनाता है कि क्या मेरा मोबाइल फोन 5,000 रुपये में लोगे, और कोई डी आके बोलता है हाँ हाँ बी मोबाइल फोन लेना चाहता है, तो ये कोई वैलिड एक्सेप्टेंस नहीं है। द एक्सेप्टेंस शुड बी कम्युनिकेटेड बाय द ऑफरी। ऑफरी मतलब बी, टू द ऑफरर मतलब ए को खुद करेगा वो। यही केस हुआ था पोवेल वर्सेस ली का केस, बड़ा लैंडमार्क केस है। पोवेल वर्सेस ली के केस में क्या हुआ, ध्यान से सुनना मेरी बात दोस्तों। एक बार क्या हुआ, एक व्यक्ति था, उसने किसी स्कूल में अप्लाई किया हुआ था फॉर द जॉब ऑफ प्रिंसिपल। प्रिंसिपल बोल दो या हेडमास्टर बोल दो, प्रिंसिपल की जॉब के लिए अप्लाई कर रखा था। तो हुआ क्या, उसने ऑफर बनाया स्कूल में जाके कि मैं इस स्कूल में प्रिंसिपल की जॉब करना चाहता हूँ। तो उसको बंदे को जिसने ऑफर बनाया था, जो प्रिंसिपल के लिए जिसने अप्लाई किया था, बहुत सारे लोगों ने अप्लाई किया था, उसने भी किया था, जिसका नाम था पोवेल। पोवेल ने अप्लाई किया था। तो बाद में क्या हुआ, 2-4 दिन के बाद पोवेल के पास उस स्कूल का एक पियोन आया, स्कूल का पियोन। वो बोलता पोवेल को कि भाई साहब आपकी तो जॉब पक्की हो गई है, आपका नाम सेलेक्ट कर लिया गया है और आप अब हमारे जॉब स्कूल में हेडमास्टर का काम करोगे। पोवेल बड़ा खुश हो गया। पर जब बाद में फाइनल रिजल्ट आया, जब देखा कि अपॉइंटमेंट किसकी हुई है, पोवेल की अपॉइंटमेंट नहीं हुई है, उसको तो बोला नहीं गया है, उसको तो अपॉइंटमेंट लेटर नहीं मिला है, अपॉइंटमेंट किसी और व्यक्ति की हो गई थी। तो पोवेल ने केस फाइल कर दिया कोर्ट में जाके कि सर मैंने ऑफर किया था हेड स्कूल को कि मुझे हेड मास्टर बनाओ, स्कूल ने एक्सेप्ट भी कर लिया था, कॉन्ट्रैक्ट हो गया, अब वो ब्रीच कर रहे हैं। तो कोर्ट ने बोला कि जो स्कूल ने एक्सेप्टेंस दी थी वो स्कूल ने एक्सेप्टेंस नहीं दी थी, मतलब आपके ऑफर को कोई स्कूल ने एक्सेप्ट नहीं किया, ना ही स्कूल के किसी एजेंट ने किया। पीएन कोई स्कूल का एजेंट नहीं था, ना तो स्कूल की मैनेजमेंट ने करा, ना उनके द्वारा अपॉइंट एजेंट ने करा। पीएन तो एक थर्ड पर्सन था जो तेरे को बता गया। तो वो बताना, जो थर्ड पर्सन ने तेरे को बताया, वो कोई एक्सेप्टेंस का कम्युनिकेशन नहीं हुआ। आपको एक्सेप्टेंस कम्युनिकेट ही नहीं हुई, इसलिए कोई ऑफर, इसलिए कोई एक्सेप्टेंस नहीं हुई, इसलिए कोई कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं बना, इसलिए स्कूल वाले कोई लायबल नहीं है ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के लिए। तो ये बोला हुआ है एक्सेप्टेंस शुड बी कम्युनिकेटेड बाय द ऑफरी टू द ऑफरर, मतलब जो स्कूल वाले थे उनको पोवेल को खुद बोलना चाहिए था, तब बात बनती एक्सेप्टेंस हुई है। या फिर स्कूल वालों का कोई एजेंट होता, ऑथराइज्ड एजेंट कोई जो खुद उन्होंने अपॉइंट किया होता, वो बोलता तब बात बनती। वो पियोन तो खुद चला गया बोलने, तो वो बात नहीं बनी। तो मान लिया गया कि वैलिड एक्सेप्टेंस नहीं हुई है। जब वैलिड एक्सेप्टेंस नहीं हुई है तो कॉन्ट्रैक्ट कहां से बन जाएगा। तो पहला एसेंशियल तो ये हो गया, एक्सेप्टेंस शुड बी कम्युनिकेटेड बाय द ऑफरी टू द ऑफरर। दूसरा लिखना है एक्सेप्टेंस शुड बी एब्सोल्यूट एंड अनक्वालिफाइड। एब्सोल्यूट एक्सेप्टेंस एब्सोल्यूट होनी चाहिए, पूरी पूरी एक्सेप्टेंस करनी पड़ेगी आपको, और अनक्वालिफाइड होनी चाहिए। एक्सेप्टेंस एब्सोल्यूट होनी चाहिए और अनक्वालिफाइड होनी चाहिए। तो मैं अगर एब्सोल्यूट एक्सेप्टेंस की बात करूं, अगर मैं एब्सोल्यूट एक्सेप्टेंस की बात करूं गाइस, ध्यान सुना मेरी बात,
इसका मतलब ये हुआ कि जैसे यहाँ लिख रहा हूँ, जैसे ए ने बी को बोला कि मेरी घड़ी 400 रुपये में ले ले, बी ने बोला कि हाँ मैं 400 रुपये में आपकी घड़ी ले लूंगा, ये होगी एब्सोल्यूट एक्सेप्टेंस, ये होगी एब्सोल्यूट एक्सेप्टेंस। पर अगर ए बी को बोलता है कि मेरी घड़ी 400 रुपये में ले ले और बी बोलता है नहीं नहीं मैं 400 नहीं दे सकता, मैं 200 दे सकता हूँ, तो ये बी कोई एक्सेप्टेंस नहीं कर रहा, ये एब्सोल्यूट एक्सेप्टेंस नहीं है। ये तो बी एक काउंटर ऑफर बना रहा है ए को कि मैं ले तो लूंगा पर 200 की लूंगा। तो यहाँ पे तो बी एक ऑफर बन रहा है और डिपेंड करता है ए के ऊपर कि ए को बी को 200 रुपये में घड़ी बेचनी है या नहीं बेचनी है। मतलब क्या हुआ कि ये काउंटर ऑफर हो गया। तो ऐसी एक्सेप्टेंस वैलिड एक्सेप्टेंस नहीं मानी जाएगी, ये एब्सोल्यूट नहीं मानी जाएगी, तो ये वैलिड भी नहीं है। तो एक्सेप्टेंस एब्सोल्यूट होनी चाहिए। दूसरी, एक्सेप्टेंस अनक्वालिफाइड होनी चाहिए। अनक्वालिफाइड मतलब अनकंडीशनल होनी चाहिए, कोई कंडीशन नहीं होनी चाहिए एक्सेप्टेंस में। जैसे मान लो ए ने बी को बोला कि मैं तुझे अपना मोबाइल फ़ोन 10,000 रुपये में बेचना चाहता हूँ। बी बोलता है कि यस मैं आपका मोबाइल फ़ोन 10,000 में लेना चाहता हूँ, लेकिन एक कंडीशन है, मैं आपको पैसे दूंगा हर महीने करके, महीने के 5,000 दे दूंगा, 2 महीने में पूरे कर दूंगा 10,000। तो ये एक्सेप्टेंस वैलिड एक्सेप्टेंस नहीं है, क्योंकि ये कंडीशनल है, ये एब्सोल्यूट अनक्वालिफाइड नहीं, ये कंडीशनल है। उसे कंडीशन लगा दी मैं ले लेता हूँ, तो ये एक्सेप्टेंस वैलिड एक्सेप्टेंस नहीं है। देखने को तो लग रही है एक्सेप्टेंस हो रही है, पर वैलिड एक्सेप्टेंस नहीं मानी जाएगी अनरिटन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट सेक्शन 7 सब सेक्शन 1 ये बोलता है। तो ये आपने याद रखना है। अब तीसरा पॉइंट आता है, एक्सेप्टेंस शुड बी मेड इन सम यूजुअल एंड रीजनेबल मैनर अनलेस द प्रपोजल प्रिस्क्राइब्स द मैनर ऑफ एक्सेप्टेंस। सेक्शन 7 सब सेक्शन 2 इससे डील करता है। मुझे पता है आपको यहाँ दिख नहीं रहा होगा क्योंकि ये नीचे का बोर्ड नहीं आ रहा कैमरे में, तो मैंने बोला जो लैंग्वेज वो यही लिखी हुई है। तो ये बोला गया एक्सेप्टेंस शुड बी मेड इन सम यूजुअल एंड रीजनेबल मैनर अनलेस द प्रपोजल प्रिस्क्राइब्स द मैनर ऑफ एक्सेप्टेंस। ये बात बोलिए, इसका मतलब पता क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि अगर ए कोई ऑफर है, वो बी को ऑफर बना रहा है कि मेरी घड़ी 400 रुपये में घड़ी ले ले, मेरी घड़ी 400 रुपये में ले ले, ए बी को बोल रहा है, और ए बोलता है बी को कि अगर तू अब मेरे ऑफर को एक्सेप्ट करना चाहता है तो मुझे तूने जो उत्तर देना है, एक्सेप्टेंस देनी है, वो तूने मुझे देनी है किसके माध्यम से? लेटर के माध्यम से। मतलब मुझे तूने लेटर पोस्ट करना है, उसी के माध्यम से मेरे को एक्सेप्टेंस देनी है। मतलब ए ने ऑफर बनाने वाले बंदे ने बी को बोल रखा है कि एक्सेप्टेंस कैसे तुमने मुझे करनी है, तरीका बता रखा है बी को, तो बी को उसी तरीके से एक्सेप्टेंस करनी पड़ेगी तभी वैलिड होगी। अगर बी किसी और तरीके से एक्सेप्टेंस देता है, मान लो वो उसको लेटर से एक्सेप्टेंस नहीं देता, वो उसको फोन करके एक्सेप्टेंस दे देता है, तो वो वैलिड एक्सेप्टेंस नहीं मानी जाएगी। जो एक्सेप्टेंस करने का तरीका अगर ऑफरर ने बोल रखा हो तो ऑफरी को उसी तरीके से एक्सेप्टेंस देनी पड़ती है। अगर मैं मुकेश सर को बोलता हूं कि मैं आपको अपना मोबाइल फोन 5,000 में बेचना चाहता हूं, क्या आप लोगे? मुकेश सर बोलते हैं सोच के बताऊंगा। तो मैं बोलता हूं कि अगर आपने लेना है तो मुझे मेल कर देना, मेरी जीमेल आईडी ये है, मेल पे आप एक्सेप्टेंस दे देना। तो मुकेश सर को जीमेल पे ही एक्सेप्टेंस देनी पड़ेगी। अगर वो जीमेल पे नहीं देते हैं, वो मुझे फोन कर देते हैं या व्हाट्सएप पे मैसेज कर देते हैं या लेटर लिख देते हैं, तो वैलिड एक्सेप्टेंस नहीं मानी जाएगी। पर मान लो जो ऑफरर है, जो ऑफर बनाने वाला बंदा है, उसने कोई तरीका नहीं बताया हुआ है, उसने कोई तरीका नहीं बताया हुआ एक्सेप्टेंस कैसे करनी है, तो क्या होगा? एक्सेप्टेंस कैसे होगी? इन सब यूजुअल एंड रीजनेबल मैनर। तो यूजुअल एंड रीजनेबल मैनर में एक्सेप्टेंस हो सकती है। यूजुअल एंड रीजनेबल मैनर का मतलब क्या हुआ कि बाई पोस्ट आप एक्सेप्टेंस कर सकते हो, बाई टेलीफोन कर सकते हो, बाई मेल कर सकते हो, बाई टेलीग्राफ कर सकते हो, जो भी यूजुअल मैनर होते हैं जिसके द्वारा एक्सेप्टेंस हो सके। जैसे मैं मुकेश सर को बोलता हूँ मैं आपको मोबाइल फोन अपना बेचना चाहता हूँ 10,000 रुपये में, अगर आपने लेना है मुझे शाम तक बता देना। शाम को मुकेश सर मुझे फ़ोन कर सकते हैं, टेलीफोन कर सकते हैं, मेल कर सकते हैं, वैलिड एक्सेप्टेंस नहीं मानी जाएगी सभी तरीकों में। तो ये तीसरा पॉइंट हो गया। अगर मैंने प्रॉपर तरीका बता रखा है एक्सेप्टेंस कैसे करनी है, फिर उसी तरीके से करनी पड़ेगी, वरना एक्सेप्टेंस वैलिड एक्सेप्टेंस नहीं मानी जाती। लास्ट पॉइंट आता है, एक्सेप्टेंस शुड बी मेड व्हाइल द ऑफर इज स्टिल सबसिस्टिंग। मतलब क्या है कि जो एक्सेप्टेंस करनी है वो तब होनी चाहिए जब तक ऑफर स्टिल सबसिस्ट करता है। आपको पता ही है, अगर प्रपोजल मान लो कि ए है, वो ऑफर बना रहा है, तो ए के पास पावर होती है कि वो कभी भी ऑफर को रिवोक कर सकता है जब तक कि बी, जिसको बनाया गया है ऑफर, वो उसको एक्सेप्ट ना कर ले। मान लो ए ने बी को ऑफर बनाया सुबह 1 जनवरी को सुबह, बी ने एक्सेप्ट नहीं किया, तो ए के पास पावर है कि वो कभी भी उसको रिवोक कर सकता है, कैंसिल कर सकता है। हमने पिछली वीडियो में डिस्कस किया था रेवोकेशन ऑफ ऑफर के बारे में, रिवोक कर सकता है वो।
तो अगर ए ने एक बार अपना ऑफर रिवोक कर लिया, कैंसिल कर लिया, फिर बी को कुछ नहीं बचता एक्सेप्ट करने के लिए, फिर अगर बी एक्सेप्ट भी कर लेता है तो वो एक्सेप्टेंस वैलिड एक्सेप्टेंस नहीं मानी जाती। तो बात ये है कि ऑफर तभी एक्सेप्ट किया जा सकता है, तभी एक वैलिड एक्सेप्टेंस मानी जाएगी जब वो ऑफर स्टिल सबसिस्ट कर रहा हो। अगर एक बार ऑफर विदड्रॉ हो गया, कैंसिल हो गया, उसके बाद एक्सेप्टेंस करोगे तो वो वैलिड एक्सेप्टेंस नहीं मानी जाएगी। देयरफॉर द ऑफर मस्ट बी एक्सेप्टेड ड्यूरिंग द टाइम व्हेन द ऑफर इज स्टिल इन सबसिस्टिंग। If offer is withdrawn or offer is cancelled, and after the cancellation of the offer, any person accept the offer to whom the offer was made, that person accept the offer, then that acceptance is not a valid acceptance. मैंने मुकेश सर को बोला कि मुकेश सर क्या मेरा मोबाइल फोन लोगे 5,000 रुपए में? मुकेश सर बोलते हैं कल बताऊंगा। और मैंने शाम को क्या किया, मुकेश सर को फोन करके बोल दिया मुझे नहीं आपको बेचना फोन, मैं अपना ऑफर कैंसिल कर रहा हूं। तो वो कैंसिल कर दिया। अब उसके बाद मुकेश सर मेरा ऑफर एक्सेप्ट नहीं कर सकते, अगर करते हैं एक्सेप्टेंस देते हैं वो वैलिड एक्सेप्टेंस नहीं मानी जाएगी। तो ये सारा कुछ एक्सेप्टेंस में आपने लिखना है, एसेंशियल एक्सेप्टेंस के हो गए, केस को हमने डिस्कस कर लिए। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी है। वीडियो अगर अच्छी लगी है तो आप हमें वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। बात अगर आती है रेवोकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस की, तो सेक्शन 5 जो है ना वो रेवोकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस की बात करता है, और सेक्शन 4 भी इससे डील करता है। तो यहाँ भी मैं डिटेल में नहीं बताऊंगा आपको, उसके लिए मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा, रेवोकेशन क्या होता है, बड़ी अच्छी वीडियो बनेगी। पर गाइज अगर आप हमारे पेड लेक्चर लेना चाहते हैं, चाहे इंटरनेशनल लॉ का सब्जेक्ट हो, चाहे IPC का हो, चाहे CRPC का हो, CPC का हो, ट्रांसफर प्रॉपर्टी एक्ट का हो, बहुत सारे सब्जेक्ट है लॉ के, हमने सब पे पेड वीडियो बनाई है बड़े अच्छी, जो कि आपकी जुडिशरी में बहुत ज़्यादा तैयारी करेगी, आपके लॉ एग्जाम में अच्छे मार्क्स लेने में बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी, आपके कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। आप वीडियो में ले सकते हैं, आपको हेल्प होगी। थैंक यू सो मच। हमारे टेलीग्राम पेज लॉ विद ट्विंस को जरूर सब्सक्राइब कर लें, वहीं पे हम लोग अपनी लेटेस्ट वीडियो अपलोड करते हैं, डालते हैं, लिंक शेयर करते हैं, तो आप कर लें ताकि आपको हेल्प हो जाएगी। थैंक यू सो मच।